गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जूम क्लासेस में जिसमें हम लोग जो है एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग यूनिट पेपर फर्स्ट का यूनिट 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग न्याय प्रमाण को न्याय दर्शन को पढ़ रहे थे। न्याय दर्शन में जो आपके प्रमाण दिए गए हैं मुख्य रूप से उन प्रमाणों को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ न्याय दर्शन को पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। इसमें कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोगों ने न्याय के जो 16 पदार्थ होते हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे इपेस्मोलॉजी ऑफ न्याय, मतलब न्याय का प्रमाण शास्त्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्याय का प्रमाण शास्त्र। गुड मॉर्निंग सर। ठीक, न्याय का प्रमाण शास्त्र इसको बोलते हैं इपेस्मोलॉजी ऑफ न्याय। इपेस्मोलॉजी ऑफ न्याय। इपेस्मोलॉजी ऑफ न्याय। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्याय की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही बता दिया है कि न्याय दर्शन के अनुसार या न्याय के अनुसार ज्ञान के साधन, मतलब प्रमाण किसे कहते हैं। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रमाण किसे कहते हैं। तो प्रमाण जो है ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है, किसके? ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। और जब प्रमाण की बात आए कितने प्रमाण होते हैं अर्थात ज्ञान के साधन कितने हैं, तो ज्ञान के साधन कितने हैं, यहाँ पर ज्ञान के साधन लिखेंगे, ज्ञान के साधन। ठीक है, ज्ञान के साधन मतलब क्या है? नॉलेज आपका है। ठीक है, ज्ञान के साधन, सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज कितने आपके? सोर्स ऑफ नॉलेज आपके 4 है। कितने हैं? 4 है। 4 कौन कौन से हैं आपका? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ये 4 हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। जिनमें जो है प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण होता है जिसमें हम लोगों ने पहला ही प्रत्यक्ष आपका होता है परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन कहीं कहीं अगर आपको डायरेक्ट भी अगर दिख जाए तो डायरेक्ट का भी मतलब आप जो है परसेप्शन ही समझिएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें सामने दिखाई दे। डायरेक्ट का भी मतलब होता है जो हमें सामने चीजें प्रस्तुत दिखाई दे। तो ये थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन कहीं पर भी अगर कभी डायरेक्ट आपको मिल जाएगा तो आप उसको भी प्रत्यक्ष ही मानकर चलेंगे। अब इसमें कहते हैं प्रत्यक्ष पर विचार करने। अब हम लोग सबसे पहला प्रमाण जो है प्रत्यक्ष पर विचार करेंगे, प्रत्यक्ष की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इनके पॉइंट्स है, इनके नेचर ऑफ नॉलेज है, उन नॉलेज के बारे में भी जानना जरूरी है। पहला पॉइंट हम लोग प्रत्यक्ष पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बिंदु कुछ है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्वरूप पर या ज्ञान की प्रकृति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ कहते हैं कि न्याय दर्शन में ज्ञान को बुद्धि उपलब्धि माना गया है। क्या माना गया है? ज्ञान को। सर हाँ, हेलो सर, ज्ञान के साधन जो 4 हैं वो हैं क्या? वही ज्ञान के साधन, वही प्रमाण जो आपने न्याय में प्रमाण माने ना, मैंने बताया इसमें आपके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये आपके 4 है। यही ज्ञान के साधन है, यही आपके प्रमाण है आपके। ठीक है, ज्ञान के साधन जो है 4 है, मतलब ज्ञान आपको नॉलेज होगा तो इन चारों के द्वारा ही नॉलेज होगा, ये न्याय दर्शन ऐसा कहता है।
ठीक है। और न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो ज्ञान है, उस ज्ञान के मतलब न्याय दर्शन के अनुसार जो है ज्ञान का स्वरूप क्या है, कैसा है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें न्याय दर्शन कहता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कहता है कि बुद्धि है। क्या है? ज्ञान एक तरीके की बुद्धि है, या ये क्या, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट आपको निकले कि न्याय दर्शन के अनुसार न्याय के अनुसार ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है। तो इन्होंने बताया ज्ञान जो होता है, ज्ञान को इन्होंने बुद्धि और उपलब्धि माना है। ठीक, यहाँ पर आपने ज्ञान जो होता है बुद्धि और उपलब्धि के अर्थ में प्रयुक्त किए गए। मतलब अगर पूछा जाए कि न्याय के अनुसार ज्ञान क्या है, तो आप बताएंगे न्याय के अनुसार ज्ञान जो है बुद्धि और उपलब्धि है। ये दो चीजें यहाँ पर है। सबसे पहला पॉइंट तो यही निकलकर यहाँ पर आया आपका। ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे, कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो किसी भी परिभाषा की आपके दो अर्थ निकलते, एक संकुचित परिभाषा निकलती है और एक व्यापक परिभाषा निकलती है। इसको हम संकुचित को यथार्थ और असंकुचित को अयथार्थ ज्ञान का सूचक मानते हैं। अब इसे उदाहरण द्वारा अगर हम समझें, कैसे समझेंगे, उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं तो वो भी और इजी हो जाएगा। जैसे कहते हैं रात के समय एक व्यक्ति ने जो है रस्सी को देखकर रस्सी ना समझा बल्कि उसको सांप समझ लिया। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि मान लो आपकी सिस्टर है या आपका कोई भाई है, आप एक ही रूम में दोनों लोग पढ़ रहे हो और आपने अचानक से लाइट बंद कर दी और आपने उसके ऊपर रस्सी फेंक दी, तो कुछ देर के लिए क्या समझ जाएगा कि ये तो रस्सी नहीं सांप है, क्योंकि रस्सी और सांप दोनों एक जैसे ही होते, तो कुछ देर के लिए वो मान जाएगा यहाँ पर। ठीक, लेकिन जैसे ही जो है लाइट खोलेंगे, लाइट इन द सेंस ज्ञान का प्रकाश खोलेंगे, ज्ञान का प्रकाश पड़ते ही आपको वास्तविक चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक, यथार्थ ज्ञान से यथार्थ ज्ञान की तरफ आप चले जाओगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? ठीक, अब यहाँ पर जो मैंने दो पॉइंट बोला था एक यथार्थ ज्ञान बोला था मैंने, दूसरा बोला था अयथार्थ ज्ञान। दो ज्ञान बोला था। तो सबसे पहले आपको कौन सा ज्ञान होगा? सबसे पहले आपको अयथार्थ ज्ञान होगा, फिर इसके बाद आपको यथार्थ ज्ञान होगा। अयथार्थ ज्ञान क्या होगा? जो आपको नहीं दिखाई देता है लेकिन आप उसको सच मान लेते हो, न दिखाई देने के बावजूद भी, तो वो आपका अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। इसी को हम लोगों ने अद्वैत वेदांत में क्या पढ़ा था? इसी को हम लोगों ने अद्वैत वेदांत में माया का नाम दिया था। क्या दिया था? माया का नाम दिया था हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है ना? यहाँ पर तो यहाँ क्या होता है, रस्सी को कुछ देर के लिए सांप समझ लिया जाता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश अर्थात लाइट जलती है तो उसे सही चीज दिखाई देती है, ये तो सांप रही, रस्सी है, तो वो रियल नॉलेज हो जाता है, वो यथार्थ ज्ञान हो जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर बताइए। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम कहें कि व्यापक अर्थ में क्या होगा, तो व्यापक अर्थ में ये होगा, व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में। ठीक, व्यापक और संकुचित क्यों बताया जा रहा है? व्यापक का मतलब होता है बड़ा, ब्रॉडर। ज्ञान का जब बड़ा स्वरूप हमें दिखाई देगा तो वो यथार्थ होगा, और ज्ञान का जब छोटा स्वरूप हमें दिखाई देगा तो वो अयथार्थ होगा। ठीक है ना? अब ये पॉइंट्स को हम लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट? श्वेता? जी सर। श्वेता तो अभी आई है। ठीक, चलो। हाँ सर, अभी ज्वाइन। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ। ओके ओके ओके, तो ये चीजें पूरी समझ में आ गई।
मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि श्वेता में भी थोड़ी देर में आएंगे। ठीक, तो इसमें है, हमने आज जो डिस्कस किया है न्याय का प्रमाण शास्त्र, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्याय, जिसमें न्याय को, न्याय में क्या होता है कि इसके प्रमाण की बात करी गई है। तो न्याय में 4 प्रमाण माने गए हैं। हमने इससे पिछली क्लास में न्याय की प्रमाण की परिभाषा बताई थी कि ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान के साधन कितने बताए गए? 4। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द होते हैं। इसमें सबसे पहले हम प्रत्यक्ष पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे पॉइंट्स है उनको डिस्कस करना था हमें। तो जिसमें नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्वरूप को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें न्याय के अनुसार ज्ञान क्या होता है। तो न्याय के अनुसार ज्ञान जो है बुद्धि और उपलब्धि होती है। ज्ञान बुद्धि और उपलब्धि होती है। अब इसमें 2 प्रकार के ज्ञान की बात करी गई है, एक यथार्थ ज्ञान की बात करी गई है और एक अयथार्थ ज्ञान की बात, एक रियल नॉलेज की बात करी गई है, एक अनरियल नॉलेज की बात करी गई है। इसको हम लोगों ने एक उदाहरण के द्वारा समझा कि आप अपने घर में जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ आपके भाई बहन भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने शरारत के लिए लाइट बंद करी और उनके ऊपर एक रस्सी फेंक दिया, तो वो कुछ देर के लिए वो डर गए और बोले सांप सांप, चिल्लाने लगे। तो जब वो ऐसी कंडीशन में थे तो वो आपका अयथार्थ ज्ञान था, लेकिन जैसे ही आपने लाइट खोला तो उनको रियल लाइट इन द सेंस नॉलेज, नॉलेज का प्रकाश जैसे पड़ा, ज्ञान का प्रकाश पड़ा, तो वास्तविक चीजें आपको दिखाई देने लगी, अर्थात वो रस्सी दिखाई देने लगी। तो ये हुआ आपका, इसी को हम लोग व्यापक अर्थ में, जो वास्तविकता होती है वो व्यापक अर्थ में होती है, जो अनरियल होता है वो छोटे अर्थों में होता है। इतने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। क्लियर पॉइंट? जी सर। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें और भी पॉइंट बताए गए हैं। इसमें कहा है कि जिस प्रकार दीपक जो है समीपस्थ वस्तुओं को प्रकाशित, मतलब दीपक जो है अपने आसपास जितनी भी चीजें रखी होती हैं उसको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी क्या होता है, अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं को प्रकाशित करता है। इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से, जैसे दीपक से ले सकते हैं या बल्ब की रोशनी से ले सकते हैं कि इसका प्रकाश जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक जो है उसकी उजाला फैलेगा। वैसे ही बुद्धि का है, बुद्धि के आसपास जितने भी लोग रहेंगे उतनी चीजें ही रहेंगी। एक बहुत अच्छे मतलब है थे, एक तर्क कौमुदी, तर्क कौमुदी एक जो है ऋषि मुनि थे। कौन थे? तर्क कौमुदी। ठीक, तर्क कौमुदी थे। इन्होंने ज्ञान की परिभाषा क्या गई, इन्होंने बोला था अर्थ प्रकाशो बुद्धि, अर्थात वस्तु के प्रकाश में ही वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान निरी है। निरी मीन्स प्रकाश आसपास है, मतलब कह रहे कि अर्थ प्रकाशो बुद्धि, मतलब वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान निहित है। ठीक है, ज्ञान निहित है, मतलब प्रकाश में ही जो है आपका ज्ञान समाया हुआ है, ये इन्होंने बताया है। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर में भी इतनी चीजें को हम लोगों ने समझ लिया है। क्लियर है पॉइंट? बताइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्लियर है? चले आगे। हाँ सर। चलो, अब लेकिन यहाँ पर अब हम लोग जैसे दर्शन की बात कर रहे हैं, तो दर्शन में भी एक पॉइंट आता है ज्ञान के संबंध में। इन्होंने बोला है ज्ञान जो है आत्मा का गुण है। ज्ञान क्या है? आत्मा का गुण है। इन्होंने बताया, बोला है कि द थर्ड थिंग अबाउट नॉलेज इज दैट नॉलेज इज एट्रीब्यूट ऑफ सोल, मतलब बोला है कि नॉलेज इज एट्रीब्यूट ऑफ सोल, मतलब इन्होंने बोला है ज्ञान आत्मा का गुण है आपका। ठीक है, मतलब ज्ञान, न्याय के अनुसार ज्ञान जो है ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है। क्या है? ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है। यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है। यहाँ पर 2 पॉइंट बोला कि ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है। इसमें
कहते हैं जो अब यहाँ पर ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ज्ञाता कौन होता है और ज्ञेय कौन होता है। ठीक, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करिएगा कि आपको इन द सेंस आपको एग्जाम में आए कि ना आए, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ज्ञाता कौन होता है और ज्ञेय कौन होता है। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान का विषय होता है। मतलब जो ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो वो ज्ञान का विषय है। अब ज्ञान का विषय क्या है? शिक्षा है। तो ज्ञान का विषय जो है शिक्षा है, तो यहाँ पे ज्ञेय कहलाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने का विषय या ज्ञान का विषय लिखेंगे। ज्ञान का विषय, जो भी ज्ञान का विषय होगा वो आपका ज्ञेय कहलाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? और जो आपको ज्ञान देगा वो आपका ज्ञाता कहलाएगा आपका। ठीक है? अब ज्ञान का विषय, अब जो ज्ञान का विषय उसको आप कैसे पाएंगे? तो बिना आत्मा या बिना ज्ञाता के ज्ञान संभव नहीं है। जब आत्मा जो है ज्ञेय के संपर्क में आती है तब ज्ञान संभव हो पाता है। अर्थात आत्मा ही ज्ञान का आधार है। ठीक है? मतलब यहाँ पर जब तक ज्ञान के विषय को आप जानना चाहते हैं और जब तक आप जो है अपने से ऊपर वाले नॉलेज वाले के पास नहीं जाओगे तब तक आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो जो आपको नॉलेज प्रदान करता है, जो आपको उसके बारे में बताता है, वही आपका ज्ञाता कहलाता है। कहते नहीं कि बड़े ज्ञाता बन रहे हो अपने आप को, ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, तो जिसको बहुत ज्यादा ब्रॉडर नॉलेज हो जाता है वो ज्ञाता कहलाता है। जो ज्ञान का विषय होता है, जो टॉपिक होता है, वो आपका ज्ञेय कहलाता है आपका। ठीक है? क्लियर है? इतने पॉइंट्स क्लियर है ना? ठीक जी सर। अब यहाँ पर जब ये दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो इसके ज्ञान के दो भेद भी बताए गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। चलो अब क्या करेंगे, इसके डिफरेंसेस को देखेंगे, ज्ञान के भेद देखेंगे, ज्ञान के दो भाग देखेंगे। ज्ञान के दो भाग कौन से हैं? एक होता है आपका, यही आपका इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में भी आएगा। एक होता है प्रमा, एक प्रमा होता है, दूसरा आपका अप्रमा होता है। इसको अंग्रेजी में भी प्रमा एंड अप्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमा एंड अप्रमा। ठीक है आपका? अप्रमा बोलते हैं। सर ज्ञान के भेद हैं या भाग है? भेद या भाग हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। ज्ञान के डिवाइडेशन दो भेद होते हैं या दो भाग होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है ना? ये होते हैं दो टाइप्स, एक प्रमा होता है, दूसरा अप्रमा होता है। प्रमा को हम लोग यथार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यथार्थ होता है। और अप्रमा को हम लोग अयथार्थ बोलते हैं। जब इसको लिख देंगे तो इससे और भी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी ना। एक पूरा चार्ट हम बना देते हैं, उस चार्ट से आपको पूरी चीजें हम एक वन बाय वन चीजें समझाना शुरू कर देंगे। ज्ञान है, एक अलग पेज में बनाइएगा, बढ़िया। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम लोग प्रमा और अप्रमा की बात कर रहे थे कि इसमें अभी अनुभव दिखाएंगे कि ये अनुभव के अंतर्गत आता है और ये स्मृति के अंतर्गत, मेमोरी जो आपकी, जो कभी चीजें स्मरण जो रहती हैं मेमोरी के रूप में, वो अलग चीजें रहती हैं। अनुभव में आपको हमेशा चीजें याद रहती हैं क्योंकि आप एक के बाद एक अनुभव करते रहते हैं। और स्मृति जो है आपकी कभी याद रहती, कभी भूल जाती है। ठीक है ना? वो एक अलग चीजें है। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रमा की बात कर रहे थे। प्रमा में क्या होता है? प्रमा को हम यथार्थ ज्ञान बोलते हैं। इसमें जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था कि रस्सी को जब हम रस्सी समझेंगे तब क्या कहेंगे?
तब यथार्थ कहेंगे, तब प्रमा कहेंगे। रस्सी को रस्सी समझना, लिख लेंगे आप लोग। रस्सी को रस्सी के रूप में ग्रहण करना या रस्सी को रस्सी के रूप में मानना आपका प्रमा कहलाता है। ऐसा कहेंगे, टू एक्सेप्ट अ रोप एज ए रोप इज प्रमा। ठीक, लेकिन यहीं पे घड़े को घड़े के रूप में ग्रहण करना, एक व्यक्ति जो जैसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करना आपका क्या कहलाएगा? प्रमा कहलाएगा। ठीक, अब घड़े को घड़े के रूप में याद रखना या करना, ये आपको मेमोरी के रूप में मेमोरी में नहीं रखा जाएगा, जबकि इसको किस में रखा जाएगा? आपको इसको मैंने बताया किसमें, इसमें आपको अनुभव के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, किस में रखा जाएगा? अनुभव में इसको रखा जाएगा। ठीक है, जो स्मृति से अलग होता है। अनुभव यथार्थ जो होता है, अनुभव यथार्थ अनुभव जो होता है वो प्रमा कहलाता है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि अनुभव के अंतर्गत आपका ये प्रमा आएगा। ठीक है, और प्रमा आएगा, लेकिन इस अनुभव में आप प्रमा भी आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि स्मृति, इसमें कहते हैं स्मृति का अनुभव नहीं होता है। जो भी स्मृति का, जो भी हमारे माइंड मेमोरी है, मेमोरी का हमें कोई अनुभव नहीं होता है, इसलिए इसको प्रमा में, स्मृति जो है प्रमा में नहीं होती है। अब अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि अब इसमें अनुभव को अगर हम देखेंगे, अनुभव को दो भागों में बांटा गया है। अनुभव को आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है कि इसमें जो है अप्रमा को तीन भागों में डिवाइड किया। एक संशय है, दूसरा भ्रम है और तीसरा तर्क है। ये तीन कोटियों में इनको डिवाइडेशन किया गया है। इसका डिस्कस हम लोग आगे की अभी क्लास में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तीनों जो छोटे हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक, अब एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, लिखिएगा लाइन कि जब हम किसी वस्तु में ऐसे गुणों की कल्पना करते हैं जिसका अस्तित्व वस्तु में नहीं है, तब वह ज्ञान क्या कहलाता है? अप्रमा कहलाएगा सर। हाँ, अप्रमा कहलाएगा, बिल्कुल ठीक, लिख लीजिएगा नीचे, अप्रमा कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो ना, जो मैंने एग्जाम्पल आपको सेट किया है कि जब हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं तब यह ज्ञान अप्रमा होता है, क्योंकि रस्सी में सांप का गुण समाहित नहीं होता, उस वस्तु में जो है उसका गुण समाहित नहीं होता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आपका अप्रमा कहलाएगा। अब जैसे और एग्जाम्पल एग्जाम में और भी आ सकते हैं कि पीलिया के रोगी का शंख को पीला देखना। अब पीलिया का कोई रोगी है, अब वो उसकी आंखों से हर चीज तो पीली ही पीली दिखाई देगी, अब वो शंख कहते कि शंख पीला है, तो क्या ये प्रमा है कि अप्रमा है? वास्तविक है कि अवास्तविक है? तो ये भी लाइन याद रखिएगा कि कोई पीलिया का रोगी जो है शंख को देखकर बताए कि शंख जो है पीला है, तो ये अप्रमा होगा। ठीक है, और यहीं कोई व्यक्ति शंख को देखकर कहे कि सफेद है, तो वो प्रमा कहलाएगा। तो ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको समझाने के लिए है यहाँ पर आपको। ठीक ना, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संशय की। अब एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा। संशय क्या होता है? देखिए, संशय एक प्रकार का अनिश्चित ज्ञान होता है, मतलब डाउट इज अनसर्टेन नॉलेज, अनिश्चित ज्ञान होता है। ठीक, अब संशय को, डाउट को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारा मन होता है, मन में हमेशा जो है दो प्रकार के जो है चलती रहती है बातें ना, कि हमारे मन में करें कि ना करें, तो वही जो है संशय कहलाता है। ठीक, ठीक, जब मन में दो प्रकार के दो प्रकार के द्वंद्व चलते हैं तो वही आपका संशय कहलाता है ना।
अंतर्द्वंद जो होता है वही आपका संशय कहलाता है, डाउट कहलाता है कि ये चीज सही है या नहीं सही है, तो ये आपका संशय कहलाता है। वहीं पे भ्रम की डेफिनेशन क्या होगी? भ्रम में क्या होता है? भ्रम में जैसे आपको मैंने भी बताया कि रस्सी और सांप के रूप को देखना, रस्सी को सांप के रूप में देखना भ्रम कहलाता है। लिख लो, रस्सी को सांप के रूप में देखना भ्रम कहलाता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, आप कोई व्यक्ति के साथ रह रहे हो और कुछ देर के लिए कोई दूसरी बात कर रहा हो और आप समझ रहे हैं कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, तो वो आपको भ्रम हो जाता है ना कुछ देर के लिए। डाउट एक अलग चीज है, भ्रम एक अलग चीज है ना। डाउट में हमेशा दो चीजों में यस या नो की बात होती है और भ्रम में कुछ देर बाद वो हट जाता है। डाउट में बहुत डाउट जो है चलता रहता है हमेशा। ठीक, अब आती है तर्क की बात। तर्क क्या होता है? तो तर्क के द्वारा हम किसी बात को परोक्ष ढंग से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो इसका एग्जांपल हम ले सकते, इसका एग्जांपल हम लेंगे लॉजिक का। जैसे धुआं को देखकर हम कहें कि यहाँ आग लगी है, तो यही आपका तर्क कहलाता है कि धुएं को जहां पर देखेंगे, धुएं के साथ जो होगा वो तर्क होगा। अब जैसे मान लो दो फ्रेंड हैं, एक जो है ए है और दूसरा बी है। अब एक मार्केट में गए, अगर मार्केट में बी को देखा गया तो ये तर्क जरूर लगा दिया गया कि ए भी कहीं ना कहीं होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं। तो ये एक प्रकार का तर्क लगाया जाता है। तर्क सही सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है आपका। ठीक है, तर्क भी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या, जैसे आपको बताया कि धुआं, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, लेकिन इसका जो विरोधी होगा, हो सकता है कि आग नहीं रहेगी तब भी धुआं भी नहीं रहेगा। मतलब इसमें कहा गया तर्क लगाए, अगर धुआं है तो आग है, अगर धुआं नहीं है तो आग भी नहीं होगा। ये एक प्रकार का तर्क होता है। तर्क के द्वारा हम वस्तु का अनुभव नहीं होता है, तर्क के द्वारा हम किसी वस्तु का अनुभव नहीं करते हैं हम लोग। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, लाइन लिख लीजिएगा। तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता है। द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड बाई लॉजिक। दोबारा रिपीट करिए सर। हाँ, तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता है। तो क्या होता है? हमेशा अंतर्द्वंद चलता है। भ्रम में क्या होता है? कुछ देर के लिए हमारी सच्चाई छुप जाती है, लेकिन कुछ देर बाद हमारे वो चीजें सामने आ जाती है। तर्क में हम किसी भी चीज को सही साबित करने के लिए तर्क देते हैं। ठीक है ना, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये इधर की बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम लोग बात करते हैं प्रमा के प्रकार की। प्रमा के प्रकार जो है, यहाँ न्याय दर्शन में, न्याय फिलॉसफी में प्रमा के मात्र 4 प्रमाण बताए गए हैं, जबकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके टोटल 6 प्रमाण होते हैं। न्याय को फिर हटाकर अगर हम भारतीय दर्शन की तरफ देखें तो इसमें प्रमाणों की संख्या कितनी? 6 होती है। ठीक है, क्या होते हैं? सबसे पहले प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि होती है। ठीक, तो वो होता है, मतलब यहाँ पर एक लाइन आपको याद रखनी होगी कि प्रमा के ज्ञान के लिए जिस, मतलब प्रमा की प्राप्ति के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे प्रमाण कहा जाता है। लिखिएगा, प्रमा को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है।